दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की गलती से सबक लेते हुए बैकअप प्लान के साथ चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी उसकी तैयारियों को लेकर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने तय किया है कि मुख्य उम्मीदवार के साथ एक हैवीवेट डमी प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करेगा, ताकि किसी कानूनी अड़चन की स्थिति में चुनावी मुकाबले पर असर न पड़े। कांग्रेस की नजरें राजेंद्र भारती की 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट से राहत मिलने पर भारती मैदान में उतरेंगे और यदि उन्हें राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस के पास प्लान बी भी तैयार है। ऐसी स्थिति में वो राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है, जिसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के पास न स्पष्ट प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता और न ही एकजुट नेतृत्व। पहले कांग्रेस ये तय कर ले कि चुनाव जीतू पटवारी की कांग्रेस लड़ रही है या दिग्विजय सिंह की या अरुण यादव की। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस गुटबाजी में उलझी है, जबकि भाजपा विकास और मजबूत संगठन के दम पर उपचुनाव जीतेगी। दतिया में कांग्रेस का डबल दांव, राज्यसभा की गलती से लिया सबक, कांग्रेस का डमी प्रत्याशी भी रहेगा तैयार। कोर्ट के फैसले पर टिकी कांग्रेस की निगाहें, बीजेपी बोली गुटबाजी में उलझी पार्टी। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का भी अभाव है और प्रत्याशियों का भी। और ये कौन सी कांग्रेस है जो चुनाव लड़ेगी? जीतू पटवारी कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस? पहले कांग्रेस आपस में तय कर ले। भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठनात्मक क्षमता और सरकार की उपलब्धियों के साथ इस चुनाव को ऐतिहासिक तरीके से जीतेगी। जहां तक प्रत्याशी चयन का विषय है, संसदीय दल और हमारा नेतृत्व उचित समय पर वो निर्णय लेगा। उधर दतिया में एक बार फिर कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता बीजेपी को जवाब देगी। हालांकि प्रत्याशी के नाम पर अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान करेगा, लेकिन पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसकी जीत तय है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस सीट को हम जीतेंगे। चुनाव के अंदर इस बात का जवाब दूंगा कि प्रत्याशी भी खड़ा होगा, चुनाव भी कैसे जीतेंगे, 100 के चुनाव के पहले और फॉर्म भरने के पहले होगा, आप निश्चिंत रहें। बहरहाल दतिया उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा का मुकाबला बनता जा रहा है। कांग्रेस कोर्ट के फैसले और बैकअप प्लान के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की कमजोरी और असमंजस बता रही है। अब सबकी नजरें 8 जुलाई की सुनवाई और कांग्रेस के अंतिम उम्मीदवार पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दतिया में डबल दांव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया में कांग्रेस के बैकअप प्लान के क्या है मायने? क्या राज्यसभा चुनाव की गलती से कांग्रेस ने लिया सबक? 8 जुलाई के कोर्ट के फैसले से कितना बदलेगा चुनावी समीकरण? बीजेपी के गुटबाजी के आरोपों में कितना दम? तो दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की गलती से सबक लेते हुए बैकअप प्लान के साथ चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारियों को लेकर के लगातार हमलावर है। और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में शिम्पी जी आपसे करना चाहूँगा। शिम्पी जी, ये जो बैकअप प्लान की बात सामने आ रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये कहा, इसे दो तरीके से देखा जा सकता है वैसे,
क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस को अपना जो मुख्य उम्मीदवार रहेगा उस पर भरोसा नहीं है, या ऐसे इस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस को कुछ और चीजें हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं जिन पे भरोसा नहीं है? क्या कहेंगी? देखिए दिव्यांशु जी, पहली बात, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में उतरती है तो वो हर तरीके के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव लड़ती है। क्योंकि आपने ये कहा कि हमें अपने मुख्य प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, तो अभी अभी आपने राज्यसभा का हाल देखा था, जब मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म है कैसे खारिज कर दिया जाता है, और तब मध्य प्रदेश का मीडिया ही हमसे ये स्पष्ट प्रश्न कर रहा था कि हमने एक डमी कैंडिडेट की व्यवस्था क्यों नहीं करके रखी थी। तो ठीक बात है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, तो इस बार हमने एक डमी कैंडिडेट की जो व्यवस्था है वो भी करके रखी हुई है अपने प्लान बी के अंदर। लेकिन बहरहाल दिव्यांशु जी, अभी कल ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या निर्णय लेता है, और राजेंद्र भारती जी के कन्विक्शन पर ही यदि हमें स्टे मिल जाता है तब तो कांग्रेस को किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि हमें हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है और हमें उपचुनाव में जाना ही है, तो निश्चित तौर पर जो भी हमारे लिए सबसे योग्य प्रत्याशी होगा उसके ऊपर ही कांग्रेस दांव खेलेगी और उसे चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन दिव्यांशु जी, यहाँ पर मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को या फिर चुनाव आयोग को चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि यही बीजेपी जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का हवाला देती है। तो जब नरोत्तम मिश्रा जी पेड न्यूज के मामले में कन्विक्टेड हुए थे तो 2017 में आपको ध्यान होगा 23 जुलाई से लेकर 18 जून तक अयोग्य घोषित चल रहे थे। तब क्या विधानसभा सचिवालय ने कोई अधिसूचना जारी करी थी, उन्हें अयोग्य घोषित किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था? लगभग 1 महीने के लिए वो विधायक भी बने रहते हैं, मंत्री भी बने रहते हैं। निर्मला सप्रे का आप मामला देख लीजिए, आज 2-2.5 साल से हम जूझ रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी ये मुकेश मल्होत्रा जी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी राजेंद्र भारती जी के पीछे पड़ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ चुनाव चुरा के या तो सत्ता में आना चाहती है, चुनी हुई सरकार को गिरा के सत्ता में आना चाहती है, या फिर वो इस तरीके के उपचुनाव कराकर सत्ता को हथियाना चाहती है। ऊपर से आप ये देखिए कि 20 जुलाई को मॉनसून सत्र है, ये जो समय है ये रेनी सीजन चल रहा है। आपने देखा है कभी मॉनसून के अंदर चुनाव आयोग ने जो है वो चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया गया हो? और अगर हम 6 महीने की बाध्यता भी देखते हैं तो अभी हमारे पास 1 अक्टूबर तक की समय सीमा है। जब हाईकोर्ट के अंदर ये मामला सब जुडिस है तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो या फिर चुनाव आयोग जो है वो इसका इंतजार भी कर सकता था कि हाई कोर्ट से क्या फाइनल डिसीजन आता है, राजेंद्र भारती जी के पक्ष में आता है या उनके विरोध में आता है। उसके बाद भी ये उपचुनाव अगले महीने भी करवाए जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इतनी डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सरकार की कुरीतियों के कुनीतियों के जो परतें खुल खुल के आ रही हैं, कहीं चंदा चढ़ावा में घिर जा रहे हैं, कहीं भूमि घोटाले में घिर जा रहे हैं, कहीं आए दिन जो मध्य प्रदेश के मसले निकल के आप ही मीडिया के माध्यम से जितने मसले आ रहे हैं, और जनता का जो मोह भंग होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो बस ये येन मेन प्रकरण चुनाव कराने में लगे हैं और कैसे भी करके इन्हें दतिया की सीट हथियानी है। हालांकि इनके मंसूबों के ऊपर वहां की जो जनता है वो डेफिनेटली पानी फेरेगी, और जिस तरीके से हम पिछले चुनाव में जीत कर आए थे, इस बार पुनः हम प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। ठीक है, धैर्यवर्धन जी जवाब दीजिए। बहुत अफसोसजनक शुरुआत हुई आज डिबेट की जी। क्योंकि डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी को, दिग्विजय सिंह जी को, जीतू पटवारी जी को छोड़कर बाकी सब के सब बेईमान हैं, सब कांग्रेस के दुश्मन हैं और कांग्रेस के लोगों को जानबूझ करके तंग करने के लिए कोई मिलकर के खेल खेल रहे हैं। यार कम से कम आप सब लोग न्यायपालिका पर टिप्पणियां तो मत करो। आप जिन प्रत्याशियों का नाम ले रही हैं, चाहे श्योपुर के मुकेश मल्होत्रा जो वहाँ विधायक है उनका नाम लिया आपने, चाहे दतिया की बात कर रहे राजेंद्र भारती जी की, ठीक है बीजेपी कह रही है कि इन्होंने आर्थिक भ्रष्टाचार किया, मत मानो, पर जब कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने सिद्ध कर दिया इति सिद्धम कि अपराधी हैं, आर्थिक घपला किया है, आर्थिक गोलमाल किया है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तभी तो दंडित हुए, तभी तो चुनाव आ गया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई क्या? चुनाव आप अपनी गलती से चुनाव थोपा है आपने दतिया में, क्योंकि आपको तो वहां की जनता ने 5 वर्षों के लिए निर्वाचित घोषित किया था। आपके आचरण में अगर शुद्धि होती, आप अपनी माँ के अकाउंट के साथ, उस एफडी के साथ कोई छेड़खानी न करते, तो आज आप विधायक होते, चुनाव में न जाना पड़ता, अग्नि परीक्षा में न जाना पड़ता। पर अफसोस दतिया की सीट खाली आपकी गलतियों के कारण हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोसना उचित नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी तो प्रमुख दल है मध्य प्रदेश का। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा हाई कोर्ट के निर्देश पर, तो हम चुनाव लड़ेंगे। अभी तो केवल इतना रोल है हमारा। ठीक ठीक, चलिए वापस आता हूँ आपके पास शिंपी जी। हमारे पास संदीप जी भी जुड़े हुए हैं साथ में हमारे, उनसे एक टिप्पणी चाहूँगा। संदीप जी, कांग्रेस का ये जो बैकअप प्लान है, आपको क्या लगता है, ये दूरदर्शी रणनीति कहें इसको या राजनीतिक मजबूरी कहा जाए, क्या कहेंगे? नहीं, एक रणनीति का हिस्सा भी होगा ये, और मजबूरी तो अब स्वाभाविक तौर से इसलिए कही जाएगी कि जो पिछले चुनाव में जो इन्होंने अपनी लूज़ की है, मतलब मीनाक्षी नटराजन वाला जो चुनाव हुआ है, तो उसको देख के इन्होंने कोई ना कोई लेसन तो लिया है। और कहा भी है शिल्पी जी ने कि उन्होंने अभी पुरानी गलतियों को लेकर सुधारा जाए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पे मामला जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न तो दोनों ही के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही बहुत कितनी भी मजबूती में हो, पर चुनाव को तो बहुत संजीदगी से लड़ेगी, और कांग्रेस के लिए तो करो या मरो की स्थिति है। अब रही बात आरोप प्रत्यारोपों की, तो वो तो हम दोनों तरफ से सुन ही रहे हैं, लेकिन इस मामले में ये कहना है कि कुल मिला के वहाँ जातीय समीकरण और देखिए कमिटेड वोट दोनों तरफ होते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अलग अलग वर्ग के, चाहे ब्राह्मण और दलित वर्ग का लगभग बराबर वोट है। और दूसरे में आप देखेंगे कि वहाँ पे दांगी, रावत, काची, कुशवाहा, लोधी, इस तरीके के बेल्ट अलग अलग हैं। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी, और सब अपने अपने स्तर से इनको अपने साथ करने की कोशिश में है। और बात आप देखिए, और उसके बाद एक फैक्टर मतलब अपने इनकम्बेंसी का भी होता है, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब प्रचार दुष्प्रचार, इसको किसी भी श्रेणी में मतलब कोई इसे दुष्प्रचार कहेगा, कोई इसे प्रचार कहेगा, लेकिन बात यह है कि वो कहाँ तक उस मतदाता तक अपील पहुँच सकती है, इस पर निर्भर करेगा ये चुनाव कि किस दिशा में जाएगा। और बहुत ज़्यादा निर्णायक, ऐसा बहुत लंबे वोट का पुराना इतिहास नहीं रहा ऐसा कि सामान्य हार जीत का बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो ये छोटे जो वर्ग हैं, उसमें आप यहाँ तक देखिए कि जैसे जैन और अग्रवाल्स भी हैं, तो व्यापारी वर्ग का भी इन्फ्लुएंस इसमें इस चुनाव को इफेक्ट करेगा, जो लोगों का कहीं अपन गिनते नहीं है जिनको, क्योंकि बाजार की धारा जब बदलती है किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि ये पूरे जातीय समीकरण और कैडर बेस्ड तो जो अपना है, मतलब चुनावी एजेंडा, जो उनके अपना मैनिफेस्टो होगा और जो अपनी अपनी दलीलें होंगी, वो तो सब अपनी जगह होंगी ही, लेकिन ये भी एक इंटरनल फैक्टर वहाँ मजबूती से काम करेगा। और बुंदेलखंड में तो खासतौर पे ये चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट रखती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने कवर अप करने की कोशिश की है संदीप जी। शिंपी जी, मेरा आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा सवाल ये है कि दतिया की जनता आपको वोट क्यों दे? आप ऐसा क्या उसे ऑफर करने वाले हैं, ऐसा क्या आप दतिया में करने वाले हैं, मतलब ऐसा क्या होने वाला है कि जिसके लिए दतिया की जनता आपको ही चुने, भारतीय जनता पार्टी को नहीं? क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, दतिया की जो जनता है वो कांग्रेस को वोट क्यों ना दे। आज लगभग 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर केंद्रित है, लेकिन कोई भी ऐसा जन हितकारी कार्य तो वो कर नहीं पा रही है, और इसीलिए परेशान होकर 2023 में दतिया की जनता ने आदरणीय राजेंद्र भारती जी को विजय बनाया था, जबकि नरोत्तम मिश्रा जी तो स्वयं गृह मंत्री के पद पर भी थे और 3 बार के निर्वाचित विधायक भी थे। लेकिन दतिया की जनता का अविश्वास, जो विश्वास है अगर नरोत्तम मिश्रा जी ने खोया है, तो उसका सीधा सा कारण ये है कि उन्होंने दतिया में वो जमीनी स्तर पे काम ही नहीं किया जिसके लिए जनता उनको वोट कर रही थी, और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता के अंदर केंद्रित करना चाहते थे। अगर लाडली लक्ष्मी योजना जो है, लाडली बहना योजना ना आई होती, जिसने पॉलिटिकल माइलेज देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, तो आज तो बीजेपी सत्ता के अंदर भी नहीं होती। और ऊपर से देखिए ना किस तरीके का विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने किया कि योजना का जो है उसका पूरा जो रूट चार्ट या जो ब्लूप्रिंट है वो तो बनाया शिवराज सिंह चौहान जी ने, और पर्ची निकल कर आ गई मोहन यादव जी के नाम की। दूसरी बात आप ये देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी को खुद को की पार्टी कितना पूछ रही है, ना तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन पाते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव जीत पाते हैं। लगभग 2 साल से वो जब अपने घर बैठे हुए थे, और दतिया का जो सीट डिसॉल्व होती है उसके बाद हेमंत खंडेलवाल जी को उनकी याद आती है और वो उनके घर पर उनसे मिलने जाते हैं। तो ये सारी चीजें दृष्टिगत रखते हुए जनता भी जानती है कि स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी जो अपनी पार्टी के हाशिए पर है, एक राजनीतिक हाशिए पर है, जिन्हें कहीं पर नवग्रह पूजा करवानी पड़ रही है, कहीं अभी आप उनके खुद के चुनावी प्रचार के भाषण देख रहे होंगे तो लंबे लंबे हाथ जोड़ के जनता की, दतिया की जनता से वो माफी मांग रहे हैं।
तो क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं ये जानते हैं कि उन्होंने ठीक है। दतिया की जनता के लिए ऐसा कोई भी प्रभावशाली कार्य नहीं किया जिसके लिए जनता उनके ऊपर मोहर लगाएगी। और दूसरी ठीक है। बात, जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं, तो हमने न्यायपालिका पर तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं है। और जहां तक बातें कोसने की भारतीय जनता पार्टी को, तो वो तो जनता कोस रही है, लेकिन अब भयभीत होकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देने से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। धैर्यवर्धन जी। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी 2-4 बार दतिया गई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गई होंगी, पर मैं मूलतः शिवपुरी का हूँ, मेरा पड़ोसी जिला में 50वां बार दतिया गया हूँ। कुंज गलियों का छोटा सा कस्बा, तहसील प्लेस जैसा दिखता था दतिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो प्रश्न आपने कांग्रेस से किया था कि क्यों वोट दे, अब मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दे जनता जनार्दन। वो छोटा सा कस्बा आज शानदार, खूबसूरत, प्रगति कहाँ पथ पर बढ़ता हुआ दतिया, जिसमें बड़े बड़े मार्ग बना दिए गए हैं, चौड़ा मार्केट, बहुत सारी कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। वो दतिया का व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ करके अब भोपाल आता है, दिल्ली जाता है। वो दतिया जहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुँचा है, वो दतिया जहाँ पर बड़े बड़े जिला कार्यालय वहाँ बना करके दतिया की आधारभूत संरचना को बड़ा बनाकर दतिया को विकास किया गया। वो दतिया जहां पर पीने के पानी का भयानक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भयानक संकट हुआ करता था, वहां आज कम से कम 50 गांव ऐसे जहां पर सिंध का पानी, नदी का पानी पहुंचता है। और मेरी बात को आप हास परिहास में मत लीजिए, गांव में आरओ वाटर से किसान गाय और भैंसों को भी नहलाते हैं। ये है दतिया। और ये लंबे लंबे हाथ जोड़ करके नरोत्तम जी लोगों को मनाने में माहिर है। यदि किसी को कोई नाराजी है तो अच्छे नेता में ये गुण होना भी चाहिए। वो कर रहे हैं। और उनका संवाद एक एक जनता से, आम व्यक्ति से संवाद बहुत घनेरा है, बहुत आत्मीयतापूर्ण है, इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये आरओ के पानी से भैंस को नहलाने वाली बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। वो मैं समझा देता हूँ। जी जी जी। क्योंकि नल की जो पाइप है ना, उससे आरओ वाटर ट्रीटमेंट होकर के जो पानी वो जा रहा है। अच्छा। और जब लोगों के घर पे पहुंच रहा है तो वो अपने पीने के लिए भी उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहाने के लिए भी कर रहे हैं, और अपने गाय भैंस को भी गर्मियों में ठंडक पहुंचा देते हैं। अच्छा। ये मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया ताकि हमारे आपके जो श्रोता, जो दर्शक इस डिबेट को सुन रहे हैं, वो ये महसूस कर सके कि जिस दतिया में भयानक जल संकट था, तरसते थे लोग पानी के दर्शन के लिए, वहां पानी की, वो भी शुद्ध पानी की, ये सुलभता उन्होंने कराई है। जी जी जी। शिंपी जी, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि भाई दतिया का जो पानी है वो इतना शुद्ध है कि आरओ के पानी से भैंसें वहां पर नहा रही हैं। क्या कहेंगी? जी शिंपी जी। दिव्यांशु जी, हम तो कहेंगे कि दतिया की जो जनता है वो बड़ी भाग्यशाली है कि इतना शुद्ध पानी है कि भैंसें भी उससे नहा पा रही है। लेकिन इंदौर की जनता ने क्या गलती कर दी थी, जहां भागीरथपुरा के अंदर आप पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, और आप ही की सरकार की नाकामियों की वजह से दूषित पानी पीकर जो वहां पर निर्दोष जनता काल के ग्रास समा गई, तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी का जो दतिया मॉडल है वो आप इंदौर में लागू नहीं कर पा रहे थे? और ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है कि जो शहर स्वच्छता के लिए सर्टिफिकेट अर्जित करता है वो तो दतिया को देना चाहिए था, जो आप इंदौर के लिए लेकर आ रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने कनेक्टिविटी की बात करी, तो अभी कल ही हम दतिया के अंदर एक प्रचार सभा में देख रहे थे जहां पर एक व्यक्ति टी शर्ट पहन के कह रहा था कि हम दद्दा को वोट नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बिल्डिंग बना देने का मतलब विकास नहीं होता है जब तक कि वहां पर आप रोजगार नहीं दे पा रहे। तो आपने वहां पर कितने लोगों को रोजगार दे दिया? तीसरी बात, ये हवाई सफर की बात कर रहे हैं, तो 23 साल के अंदर परिवहन निगम तो खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और पूरा देश देखता रहता है कि किस तरीके से लोगों को जब परीक्षा केंद्रों में जाना होता है तो उन्हें ट्रेन के अंदर तो व्यवस्था नहीं मिल पा रही, और ये दतिया से हवाई जहाज उड़ाए दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी और करती रहेंगी तो अपने आप ही जो आने वाला 28 का चुनाव है वो भी स्ट्री कर बैठेंगी। अभी कल परसों रीवा की स्थिति आप देख रहे थे दिव्यांशु जी, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी, और रीवा वो जिला है जहां से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उन्हें 4 पाइपें उठा के लेके जाना पड़ता है, और वो बुजुर्ग अम्मा जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ देती
देती है, ये एम्बुलेंसेस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, हवाई जहाज ला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ला रही है, आरओ का शुद्ध पानी ला रहे हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की हवाई बातें करती रहती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल पा रही है। और यही एक कारण था कि 2023 में नरोत्तम मिश्रा जी अपना चुनाव हार गए थे और पुनः वो उपचुनाव हारेंगे, इसकी भी गारंटी कांग्रेस पार्टी लेती है। और जनता निश्चित रूप से देखिए, मैं कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए सब बातें नहीं कर रहा हूं। ठीक है। मेरी बात को और कांग्रेस की प्रवक्ता की बात को पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है आपके चैनल के माध्यम से। मैं फिर दावे के साथ, बहुत दरिया दिली के साथ कह रहा हूं कि दतिया को पर्यटन नगरी के नाम पर जो वहां डेवलपमेंट किया है, जो विकास किया है, जो वहां पर काम धंधे बढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के विशिष्ट प्रयासों का प्रतिफल है। इसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है संदीप जी, आपकी टिप्पणी इसी बात पर। देखिए, बड़ा इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, जैसा हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि विकास पे प्रकाश तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन कांग्रेस के पास भी जो है अंतहीन आकाश है। अब उसको अपने छलांग कितनी लगा पाती है, तो कांग्रेस के पास अलग मोटिव है चुनाव में जाने का, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मोटिव है। लेकिन कुल मिला के ये होगा कि चुनाव तो बिल्कुल दिलचस्प ही होगा। और रही बात विकास की और काम जो हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुए हैं, लेकिन उन काम की खामियों को गिनाना विपक्ष का काम है, जो वो उसको मतलब उसकी जिम्मेदारी शिंपी जी ये कह रही हैं कि बिल्डिंग बना देना केवल विकास नहीं होता, या रोड बना देना विकास नहीं होता। अभी बारिश का टाइम है, कई जगह से इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं कि रोड बह जा रही है या डामर उखड़ जा रहा है। क्या नहीं, स्वाभाविक बात है, क्योंकि देखिए ये बात कहीं ना कहीं मतलब टच तो करती है और आम जनता तक भी पहुंचती है ये बातें। उसी मैसेज को, उन्हीं गलतियों को दुरुस्त करना और उसी पे कसावट लाना, ये सत्ताधारी पार्टी का काम है और विपक्ष का काम है उसको सही ढंग से उजागर करना। तो अगर ये स्वस्थ परंपरा के तौर से हो रहा है तो इसके फायदे आम जनता को मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। बिल्कुल। शिंपी जी क्या कहेंगी? दिव्यांशु जी, निश्चित तौर पर जैसा कि आदरणीय संदीप जी ने भी कहा और आपने भी कहा, हम पूरे देश से तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 महीने पहले ही हाईवेज के उद्घाटन हो रहे हैं और 2 महीने के अंदर ही वो पहली मानसून को भी विथस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। और यही हाल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो आम सड़कों के ऊपर भी हो रहा है। और स्वयं नितिन गडकरी साहब जब मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता के ऊपर सवाल खड़े किए थे। तो देखिए, हम डेवलपमेंट के विरुद्ध नहीं है, लेकिन अगर आपका डेवलपमेंट वाकई आम जनता के हित में होता तो फिर जो पूरे मध्य प्रदेश से आवाजें निकलकर आ रही है वो नहीं आती और ना ही नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव को हारते। और अगर छोटी छोटी बातों का ही आप मूल्यांकन कर लीजिए तो अभी जो हमारा किसान है वो मूंग की फसल के लिए परेशान है, उससे पहले गेहूं के लिए परेशान था, कहीं आप उसे डिफॉल्टर बना दे रहे हैं। आज ही आपकी जो एक नेता है भारतीय जनता पार्टी की, उनका बयान चल रहा था कि महिलाएं अगर भारत माता की जय नहीं बोल रही है तो वो उसे लाडली बहना योजना से जोड़े दे रही है। कई आपके कई नेता मंत्री हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप रैलियों में महिलाओं को नहीं लाएंगे तो लाडली बहना का आपको फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, प्रतिक्रिया किसानों के लिए KCC हम लेकर के आए, ठीक, किसानों के लिए सम्मान निधि हम लेकर के आए, किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया हम लेकर के आए, किसानों की सिंचाई का रकबा हमने बढ़ाया। अरे कांग्रेस के पास क्या है बातों के अलावा? कांग्रेस के समय तो बंटा ढार के का आपको ठप्पा लगा हुआ था, आपसे सारे लोग नाराज थे, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश कर्मचारी आपको कोसते थे। माताएं बहनें अपने बच्चों को गोद में लेकर रात के 2 बजे तक दरवाजे पे इसलिए बैठी रहती थी कि लाइट आ जाए। अब मैं वो पुरानी बातें करना नहीं चाहता, पर किसी को तो करनी होंगी जब आप लंबी चौड़ी डींगे मारने लगेंगे। माफ कीजिए, मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है शिंपी जी आपके प्रति, मैं कांग्रेस पार्टी से बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक। शिंपी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी निश्चित तौर पर जयवर्धन सिंह जी, आप पुरानी बातों को बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लेके आइए। जब पुरानी बातें लेकर आएंगे तभी तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया था। जो घर घर खाद प्रणाली है, वो जो मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस से सरोकार रखते थे, उनके समय में आई थी। आप जो कह रहे हैं सिंचाई परियोजना का रकबा बढ़ाया, तो सिंचाई परियोजनाओं को लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उसी के समय तो सिंचाई परियोजनाएं जो है वो पारित हुई थी। अब ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह की सरकार ना होकर शिवराज सिंह की सरकार थी, तो उसका मुनाफा आपको मिला, हमको नहीं मिला। सड़क परियोजनाएं अगर अटल जी के समय आई थी तो उसको धरातल पर लाने का काम दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने किया था। और जो आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए ये वो किया, तो 2 साल से हम देख रहे हैं किसानों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, किस तरह खाद के लिए वो डंडे खा रहे हैं।
जनता जनार्दन जी, शिल्पी जी सड़क- मुझसे और आपसे ज्यादा जी जानते हैं। सड़क की बात चलिए तो मुझे कुछ याद आ जाता है जब भी सड़क की बात आती, खास करके मध्य प्रदेश की सड़कों की। तो मध्य प्रदेश के एक पूर्व सीएम थे जिन्होंने कहा था कि भोपाल और इंदौर की सड़कें वाशिंगटन से ज्यादा अच्छी होंगी। अब वो हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है, वो उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए संदीप जी से एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी संदीप जी। नहीं, बड़ी सुखद है आरोप प्रत्यारोप, और मुझे लगता है कि ये चुनाव में जो है निश्चित रूप से सब चीज़ें उजागर होंगी और कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि आने वाला जो ये 10-15 दिन का जो समय है इसमें और गर्माहट आएगी और तेज़ी आएगी और प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत और जोर आजमाइश करेंगे। और मुझे लगता है कि और ये चुनाव एक अपने आप में एक नया 8 जुलाई की जो सुनवाई है वो भी काफी अहम वो भी अहम रहेगी और काफी एक अलग मैसेज आएगा इससे निकल के। हम सबको इसका इंतजार रहेगा। जी धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अब 8 जुलाई के बाद कहेंगे बाकी की चीजें। अच्छा चलिए मुझे लगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। शिल्पी जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, हम तो शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और हमारे कांग्रेस के होने वाले प्रत्याशी को भी। हम दोनों यही चाहिए, यही होना चाहिए उतरे। बस। ये जरूरी है, ये जो आपने लास्ट में कहा ना, ये बहुत जरूरी है कि शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं दोनों को। अब वो जनता के ऊपर है कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। धन्यवाद। मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, संभावित प्रत्याशी का भी, पार्टी का भी, सो आई एम थैंकफुल टू यू। जी स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण ऐसे ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।